हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें क्लास 12 का मॉडल सेट 1 इकोनॉमिक्स का। जी हाँ दोस्तों, आप लोग झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है फर्स्ट टर्म का एग्जाम, उसमें आप लोग जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें फर्स्ट सेट देखने वाले हैं। पहला सेट क्लास 12 का अर्थशास्त्र का। चलिए शुरू करते हैं। सारे दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, सभी आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों आप लोग जो मॉडल पेपर है आप लोग एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इससे सवाल जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, क्या उसका आंसर ये भी जान लीजिए, ताकि एग्जाम में आप लोग को हेल्प हो सके और इससे क्वेश्चन आप लोग बना सके। सभी को शेयर कर दीजिए। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये सारा पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहला सवाल इसमें देख सकते हैं क्या है कि बोला है दो वस्तुओं एक्स तथा वाई के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दी हुई है। आपका ये बॉक्स दिया है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं पहला में जो वस्तु एक्स है इसमें एक एक करके सब में बढ़ रहा है, लेकिन जो वस्तु वाई है इसमें देखिए दो दो करके घट जा रहा है सब में, ठीक है, और लास्ट में जीरो हो जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सही है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि तो उत्पादन संभावना वक्र आकार का होगा तो कैसा होगा। चार ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाए एक का सी, यानी कि ऋणात्मक ढाल तथा सरल रेखा हो जाएगा, ठीक है। क्यों, देखिए सेकंड में बहुत ज़्यादा दो दो करके घट रहा है इसलिए, ठीक है, तो एक का सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2 नंबर देखिए क्या बोला है। 2 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था की कौन सा एक केंद्रीय समस्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसके लिए उत्पादन हो ये केंद्रीय समस्या हो। क्या बचत हो, क्या उपभोग हो, क्या निवेश हो, किसके लिए उत्पादन हो ये एक केंद्रीय समस्या है, यानी कि डी सही हो जाएगा 2 का। चलिए आगे चलते हैं। 2 का डी हो गया। 3 देखते हैं। अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो दोस्तों इसका जो सही प्रयोग किया था वो था रैगनर फ्रीस, यानी कि 3 का बी सही हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है। एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है। उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। बोला कोई किसान है जो जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है, उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, कि कितनी मात्रा में उत्पादन करे। इसका सही उत्तर हो जाएगा कैसे उत्पादन करे, ठीक है। 4 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 5 नंबर देखिए क्या बोला है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। कौन सा अर्थशास्त्री के अनुसार दोस्तों उपयोगिता को यहाँ पर मुद्रा में मापा जा सकता है। तो अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार दोस्तों यहाँ पर मुद्रा में मापा जा सकता है उपयोगिता को, ठीक है। तो बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आए दोस्तों, क्या देख लीजिए। एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिल्स, 12 यूटिल्स, 10 यूटिल्स और तथा 8 यूटिल्स उपयोगिता मिलती है। तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल कितनी प्राप्त होगी। तो दोस्तों यहाँ पर सभी को जोड़ दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 15, 12, 10 और 8 को जोड़ दीजिए, आप लोग का यहाँ पर 45 आ जाएगा, ठीक है। तो 15, 10, 22, 38 और 15, 45, ठीक है। तो 45 यूटिल्स सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 में देखिए दो वस्तुओं रसगुल्ला तथा गुलाब जामुन के लिए वजन रेखा ए बी को निम्न रेखा चित्र से दर्शाएगी। आप लोग देख सकते हैं ग्राफ दिया गया है। तो इसका देखिए क्या पूछा है कि है इन दो वस्तुओं की कीमतें क्रमशः पी आर एवं पी जी है, वजन रेखा की ढाल क्या होगी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी आर बटे पी जी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं 8वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला का एक कारक नहीं है। तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों साधनों की कीमतें, ठीक है। ये किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यानी कि 8 का डी सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर यहाँ बोल रहा है यदि वस्तु एक्स की कीमत कम होने से वस्तु वाई की मांग कम हो जाती है, इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा। बोल रहा है एक्स की कीमत अगर कम हो जाएगा तो वाई की मांग कम हो जाएगी, तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा। तो इन दो वस्तुओं को दोस्तों प्रतियोगी वस्तुएं कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा, प्रतियोगी वस्तुएं। अगर किसी एक वस्तु का क्या बोल रहा है, यदि वस्तु ए वाई का कीमत कम हो जाता है तो वस्तु एक्स का कीमत कम हो जाता है तो वाई की मांग कम हो जाती है, ठीक है। तो दोनों प्रतियोगी वस्तुएं हो जाएगी। नेक्स्ट 10 नंबर देख लीजिए। यदि किसी तुलना की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मात्रा में 8% की वृद्धि होती है, तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 1.6, ठीक है, 1.6। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर इसको भाग दीजिएगा तो आप लोग आ जाएगा।
निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी? निम्न जो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया है इसमें एक बोला किसकी मांग लोचदार होगी, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा एक का डी यानी कि रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न रेखाचित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी? तो 12 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है? बोला किस प्रकार की वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाता है तो उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहेगा, तो इसका दोस्तों हो जाएगा गिफिन वस्तु। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 13 का। चलिए 14 नंबर देख लेते क्या बोल रहा है। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? तो हो जाएगा बेलोचदार, यानी कि ऑप्शन ए 14 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्या बोल रहा है। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है दोस्तों, ये आयताकार आकार का होता है 15 नंबर का। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 में देखिए क्या बोल रहा है। परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद कब बढ़ता है? दोस्तों सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तब बढ़ जाता है, यानी कि ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद का मान डैश होता है। कुल उत्पादन कब अधिक होता है? जब सीमांत उत्पाद का अधिक होता है, जब सीमांत उत्पाद का मान क्या होता है? तो दोस्तों जब 0 हो जाता है, यानी 17 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देख लीजिए क्या बोला है। यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्ती साधन की मात्रा क्यू है तो औसत उत्पाद का सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र दोस्तों हो जाएगा टीपी बटा क्यू, यानी कि 18 का ए सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं। यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्ती साधन की मात्रा क्यू है तो सीमांत उत्पाद का सूत्र क्या होगा? देखिए दोस्तों बिल्कुल ये सारा फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। 19 का आप लोग का डेल्टा टीपी बाई डेल्टा टी क्यू, ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत, बोला जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या हो जाएगा? घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, न्यूनतम होगा? दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ती है। 20 का ए सही हो गया। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 बोल रहा है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? तो ये दोस्तों 3 स्तर की व्याख्या करता है, तो 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का यू आकार का होता है, यानी कि बी सही हो जाएगा। 23 नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, देख लीजिए। औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत क्या होता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा न्यूनतम होती है, यानी कि 24 का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है? किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कुल आगम कहलाती है, यानी कि 25 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर बोला है कुल लागत टीसी तथा कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसके संबंध में यहाँ पर टीएफसी इक्वल टू टीसी प्लस टीवीसी सही हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर का। 27 देख लीजिए। जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब संतुलन कीमत में, जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो संतुलन कीमत में क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों वृद्धि हो जाएगा। जब डिमांड ज़्यादा होगा और वस्तु नहीं मिलेगा तो क्या होगा? प्राइस ज़्यादा बढ़ ही जाएगा, संतुलन में कमी हो जाएगी। इस संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। ठीक है, 27 का बी हो गया सही। 28 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देख लीजिए। यदि किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त होगी। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा डी बराबर एस, यही शर्त होगी। ठीक है, यानी वस्तु की मांग बराबर वस्तु पूर्ति होना चाहिए तभी संतुलन रहेगा। जितना मांग उतना पूर्ति होना चाहिए। किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से, न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों बाजार मूल्य से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, बाजार मूल्य मतलब बाजार में कोई वस्तु जो बेचा रहा है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार देती है, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होता है वो उससे ज़्यादा सरकार ज़्यादा दामों पर खरीदते हैं। आप लोग देखे होंगे गेहूं सरकार ज़्यादा दामों पर खरीदती है और जो बाजार में उससे कम दाम पर मिल जाता है, यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार का होता है वो अधिक होता है। 30 नंबर देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? तो उसका सही हो जाएगा एस इक्वल टू एफ ऑफ पी, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट
मुक्त प्रवेश और निवास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत डैश के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तो न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है, यानी कि बी सही हो जाएगा। चलिए 32 में देख लेते हैं। एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? एक उत्पादक का उद्देश्य तो लाभ अधिकतम रखना होता है। उत्पादक यही चाहेगा कि उसका लाभ अधिक से अधिक हो, यानी कि लाभ अधिकतम करना। 33 में अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है जब वस्तु की कीमत क्या हो जाएगा? सीमांत लागत के बराबर होती है, औसत लागत के बराबर होती है, औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है कि न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। तो 33 का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या फिर इसके बराबर होती है। चलिए 33 का हस्सी हो गया। 34 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा वस्तु की मांग बेलोचदार। ऑप्शन डी 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर क्या बोला है? किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पाद होता है? मतलब कौन सा प्रकार का बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा एकाधिकार में। ठीक है, एकाधिकार बाजार में क्या होता है? एक संरचना क्या होता है? वस्तु का एक और केवल एक ही उत्पादक होता है एकाधिकार बाजार में। 35 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर देख लीजिए क्या बोला है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगी फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करना और कम मात्रा की बिक्री करता है। ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 36 का बी सही हो गया। 37 में चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एकाधिकार के अंतर्गत कीमत पी और सीमांत लागत एमसी के बीच क्या संबंध होता है? तो दोस्तों इसके बीच संबंध होता है पी इज ग्रेटर देन एमसी, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है। अगला सवाल देखिए 39 नंबर। एक विक्रेता को 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 किलो की बिक्री से प्राप्त हुआ आगम की राशि क्या होगी? बोल रहा है 5 रुपया प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 300 गुना कर दीजिए 100×6=30, यानी 300 सही हो जाएगा। उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की आपूर्ति, अगर उत्पादन कर में बढ़ जाता है तो उस किसी वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी? स्थिर रहेगा, वृद्धि होगी, कमी होगी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों उत्पादन कर में अगर वृद्धि होगा तो वस्तु की पूर्ति में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोग इकोनॉमिक्स सेट 1 का आंसर। तो अगर दोस्तों आप लोगों को चाहिए सेट 2 तो कमेंट में बोलिएगा, मैं जल्द इसका सेट 2 बना दूंगा। ठीक है, सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।